यस, गुड आफ्टरनून बच्चों। सभी कैसे हो मेरे बच्चे सारे। चलिए, आज हमारा विज्ञान का क्लास है और इस क्लास में आप सबका मैं स्वागत करती हूँ। और बच्चों, एक इन्फॉर्मेशन की बात यह है कि आज आपका सिर्फ विज्ञान का क्लास ही चलेगा। अंग्रेजी का क्लास यानी कि इंग्लिश का क्लास आज नहीं होगा, ठीक है। तो 2:15 तक आज क्या होगा, आपका साइंस का क्लास ही चलेगा। ओके। तो बेटा, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में अच्छे हो। वेरी गुड। विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। जिसमें हमने संचार के क्षेत्र में पढ़ा, शिक्षा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ा, है ना। और हम लोग अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बात कर रहे थे, जिसमें कि मैंने आपको बताया कि जो अंतरिक्ष कार्यक्रम है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम है, उनके जो जनक हैं वे कौन थे? डॉक्टर विक्रम साराभाई जी। और जिनके नेतृत्व में, ठीक है, जिनके अध्यक्षता में क्या किसकी स्थापना हुई? इनकोस्पार की स्थापना हुई, है ना। वो कौन से वर्ष हुई थी, याद है ना आपको? 1962 में हुई थी। फिर उसके बाद ISRO यानी कि इसरो का गठन हुआ, जो कि 1969 में हुआ था। ठीक है, तो इतनी बातें हमने कर ली थी। ओके। अब बेटा, हम आज बात करेंगे इनसैट, IRS, इन सब के बारे में, यानी कि रॉकेट प्रक्षेपणों के बारे में बात करेंगे हम लोग, ठीक है। यानी कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी हमारे भारत में एक ऐसे मुकाम पर पहुंची जिसकी हमने कभी कल्पना नहीं की थी। और अब हमारे पास बहुत सारे क्या है, उपग्रह हैं। इनमें से देखिए, इनसैट के बारे में पढ़ना है हमने, IRS के बारे में पढ़ना है। अब ये इनसैट क्या है बच्चों? ये इनसैट जो है, आप देख रहे हो यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने, इनसैट, ठीक है। ये क्या है? भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह है। क्या है? भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह है, ठीक है। तो इनसैट क्या है? भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह है। अब यहाँ पर देखो, IRS लिखा हुआ है, जिसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स कहते हैं। इनसैट क्या है? इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम है, ठीक है। तो इसको अपने अंग्रेजी का जो ये जो शॉर्ट फॉर्म है, ये याद करके रखना है, इनसैट करके। और ये क्या है? भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह है। और IRS जो है आपका इंडियन रिमोट सेंसिंग है। ये हिंदी में हम इसको बोले तो भारतीय दूर संवेदी उपग्रह कहलाता है। क्या कहलाता है? IRS भारतीय दूर संवेदी उपग्रह कहलाता है। अब इनके यूजेस क्या है, ये क्या करते हैं हमारे लिए, ये जानना है हमने, है ना। ये हमने जानना है। तो बेटा, ये जो इनसैट है ना, जिसे हम भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह कहते हैं, इसका कार्य क्या है? ये इसका उपयोग क्या है? ये क्या करते हैं हमारे लिए? तो हम लिखेंगे इसमें कि यह उपग्रह क्या करता है? उपग्रह दूर संचार, ये जो उपग्रह है वो दूर संचार, दूर संचार, दूरदर्शन प्रसार। जैसे आप टीवी में कोई चीज लाइव सब देखते हो ना, खेल सब हो रहे होते हैं, कहीं और हो रहा है, कई देशों में हो रहे होते, आप लाइव देख पाते हो। न्यूज चल रहा होता है तो आप देख पाते हो। दूरसंचार यानी आपको पता है कि जो आप टेलीफोन सबसे बातें करते हो, या फिर हम लोग जो है इस तरह से इंटरनेट से जुड़े सब होते हैं, तो इन सब के जो प्रसार के लिए ये हेल्प करते हैं इनसैट, जिन्हें हम भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह कहते हैं। तो दूरसंचार, दूरदर्शन प्रसार, ठीक है। मौसम विज्ञान, आपको पता है ना मौसम विज्ञान क्या होता है, जिसे हम वेदर फोरकास्टिंग कहते हैं, है ना। मौसम विज्ञान, मौसम विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं?
मौसम विज्ञान, जिसे हम अंग्रेजी में वेदर फॉरकास्टिंग कहते हैं। जैसे कि आप सुनते होंगे न्यूज़ में कि आज बारिश होने की संभावना है, या इन जगहों पर बाढ़ आने की संभावना है, या सुनामी आने की संभावना है, या फिर हम लोग बोलते हैं ना कि क्या बोलते हैं, इस तरह से जो भूकंप आने की संभावना है। तो इस तरह के जो आपको इंफॉर्मेशन देते हैं, इस तरह के जो आपको बातें बताते हैं, वो किनके जरिए होता है बेटा? ये इनसैट के द्वारा ही आपको ये सब बातें बताई जाती है, इनके प्रयोग हुए जाते हैं इसी के लिए। ठीक है, अब देखो, दूरसंचार, दूरदर्शन प्रसार, मौसम विज्ञान, ठीक है, और किस लिए होता है? प्राकृतिक आपदा चेतावनी। ठीक है, प्राकृतिक जो आपदाएं होती हैं, प्राकृतिक आपदा चेतावनी, कि बाढ़ आने वाली है, बाढ़ होगी, तो आप उन उन जगहों से दूर रहिएगा। हाँ, आप किसी और जगह पर शेल्टर लीजिएगा, ऐसे सब बताते हैं ना आपको न्यूज़ में। तो उन्हें कैसे खबर मिल जाती है? उनको इनसैट के द्वारा ही मैसेजेस आते हैं, जिसे हम भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह कहते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा, ये आईआरएस क्या है? आईआरएस, जैसे कि मैंने आपको बताया, आईआरएस मैंने आपको बताया, भारतीय दूर संवेदी उपग्रह कहलाता है। क्या कहलाता है? भारतीय दूर संवेदी उपग्रह कहलाता है। ठीक है, अब ये इसका प्रयोग क्यों होता है? प्राकृतिक संसाधनों के सर्वेक्षण के लिए होता है। ये प्राकृतिक संसाधनों संसाधनों के सर्वेक्षण के लिए। ठीक है बेटा, तो इन दोनों में अंतर आपको समझ में आया? हाँ, इन दोनों का अंतर समझ में आया आपको? ये जो है, ये दोनों ही उपग्रह, एक है इनसैट, जिससे हम इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम कहते हैं, जो भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह कहलाता है। इसका प्रयोग क्या है? ये क्या करता है? दूरसंचार, दूरदर्शन प्रसार, मौसम विज्ञान, प्राकृतिक आपदा चेतावनी, इन सब के लिए प्रयोग किया जाता है। और जो दूसरा है वो है आईआरएस। आईआरएस, जिसे हम भारतीय दूर संवेदी उपग्रह कहते हैं, ये प्राकृतिक संसाधनों के सर्वेक्षण के लिए है। ठीक है, तो ये दोनों आप क्या करिएगा? अच्छे से पढ़कर रखिएगा। आपसे ये पूछा जा सकता है कि इनसैट का किस लिए प्रयोग किया जाता है और आईआरएस क्या है। ठीक है, तो आप अच्छे से आप उसका जवाब दे दीजिए। ठीक है, अब बेटा, ये उपग्रह तो बन गए। अब इन उपग्रहों को क्या करना है? हमने जो है अंतरिक्ष में इनकी क्या करना है? इनको, इनकी स्थापना करनी है, या इनको पहुंचाना है अंतरिक्ष में, है ना? ऐसे थोड़ी उड़कर चले जाएंगे ये अपने आप ही, ऐसे तो उड़कर नहीं जाने वाले ये। या फिर गाड़ियों में, बसों में, कार में आप ले जा सकते हो, जैसे कि आप बाजार से चीजें लेकर जाते हो, अपने कारों में ले जाते हो, साइकिल में लेकर जाते हो, बैलगाड़ी में लेकर जाते हो, या फिर बसों में, ट्रेनों में लेकर जाते हो। क्या आप इन सभी को क्या कर सकते हो? इन सभी को आप क्या कर सकते? इन सब उपग्रहों को आप ऐसे ले जा सकते हो स्पेस में? नहीं ले जा सकते। तो इसके लिए भारत ने क्या किया है? इन सभी उपग्रहों को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए दो प्रकार की उपग्रह प्रक्षेपण यान, हम अब पढ़ेंगे उपग्रह प्रक्षेपण यानों के बारे में। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? उपग्रह प्रक्षेपण यान क्या होते हैं बेटा? ये जो है, ये उपग्रहों को क्या करते हैं? लॉन्च करने के लिए होता है। इनको स्पेशल यानों में लेकर जाया जाता है अंतरिक्ष में। ठीक है, तो भारत ने दो प्रकार के प्रक्षेपण यानों की रूपरेखा तैयार करके इसको जो है इस्तेमाल योग्य बनाया है। इनमें से दो जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं, वे हैं PSLV एंड GSLV। अब मैं ये भी बता देती हूँ आपको, ये PSLV क्या है और ये GSLV क्या है। ठीक है, अब पहले हम देखते हैं PSLV के बारे में। PSLV, ठीक है, जिसे हम पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल कहते हैं।
इसको हम ध्रुवीय, हिंदी में ध्रुवीय प्रक्षेपण यान, ध्रुवीय प्रक्षेपण यान कहते हैं, PSLV या ध्रुवीय प्रक्षेपण यान। इसमें क्या होता है, इस ये जो गाड़ी है या ये जो लॉन्चिंग व्हीकल है, इसमें क्या करते हैं, इसमें जिसमें भारतीय दूर संवेदी उपग्रह प्रक्षेपित किए जाते हैं। क्या कहा मैंने, इसमें क्या किया जाता है, भारतीय दूर संवेदी, कौन सा था भारतीय दूर, अभी बात की थी, दूर संवेदी उपग्रह, IRS है ना, उपग्रह या IRS उपग्रहों को क्या किया जाता है, प्रक्षेपित किया जाता है, ले जाया जाता है अंतरिक्ष में, प्रक्षेपित किया जाता है। ठीक, ओके। अब दूसरा है हमारे पास GSLV, क्या है, GSLV, ठीक है। ये क्या है GSLV, GSLV जो है इसे हम भूस्थैतिक उपग्रह प्रक्षेपण यान कहते हैं। क्या कहते हैं GSLV को, भूस्थैतिक उपग्रह प्रक्षेपण यान, ठीक है। अब इसमें क्या किया जाता है, क्या किया जाता है इसमें, इसमें जो है इनसैट परिवार के उपग्रह छोड़े जाते हैं। हमने पहले कहा PSLV में किस प्रकार के क्या बोलते हैं उपग्रहों को प्रक्षेपित किया जाता है, IRS है ना, IRS जिसे हम बोलते हैं भारतीय दूर संवेदी उपग्रह को प्रक्षेपित किया जाता है। वही GSLV जिसे हम भूस्थैतिक उपग्रह प्रक्षेपण यान कहते हैं, उसको किसमें किया जाता है, उसमें हम लोग कौन से उपग्रहों को छोड़ते हैं, इनसैट परिवार के, ठीक है, इनसैट परिवार के उपग्रहों को हम लोग क्या करते हैं, प्रक्षेपण करते हैं। ठीक है, आई समझ में। अब बेटा ये जो GSLV है ना, ये जो GSLV है, इसी में क्या किया गया था, एड्यूसैट हमने पढ़ा ना, पिछली क्लास में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, जो भारत का पहला शैक्षिक उपग्रह कहा जाता है। इसी जो है, इसी भूस्थैतिक उपग्रह प्रक्षेपण यान में 2004 में, कौन से वर्ष में, 2004 में GSLV F1, ठीक है, F1 में क्या किया गया था, एड्यूसैट उपग्रह को छोड़ा गया था, जो भारत का पहला प्रक्षेपण, सॉरी, भारत का पहला शैक्षिक उपग्रह है। तो आपको इन दोनों में अंतर समझ में आया, क्या है ये, पहले हमने कहा, पहले हमने आपको बात, अभी आपको चित्र के सहित हम आपको समझा देते हैं, ठीक है, तो आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा बेटा। यस, अब देखो बेटा, हमने पहले बात की थी किसके बारे में हमने कहा था, इनसैट के बारे में कहा था, है ना। आप देख रहे हो यहाँ पर इनसैट दिखाई दे रहा है आपको, ये देखो, ये है इनसैट, ठीक है, ये इनसैट है, यस, ये है इनसैट, जिसे हम क्या कहते हैं, भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह कहते हैं। ये भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह क्या करता है बेटा, ये भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह जो है वो दूर संचार, दूरदर्शन प्रसार, मौसम विज्ञान और प्राकृतिक आपदा की चेतावनी देती है हम लोगों को, ठीक है। और फिर हम बात करेंगे दूसरा जो हमारे पास है वो कौन सा है, दूसरा है हमारे पास, चलिए ये तो हो गया हमारा इनसैट, ओके। अब हम बात करेंगे दूसरा जिसे हम कहते हैं IRS। आप देख रहे हो IRS को, IRS दिखाई दे रहा है आपको, अगर दिख नहीं रहा है तो प्लीज आप हैंड रेस कीजिएगा, ये IRS है,
ठीक है, स्क्रीन पे दिख रहा है सभी को, IRS है। ये IRS यानी ये अत्याधुनिक उपग्रह प्रणाली है, यानी कि जिसे हम इंडियन रिमोट सेंसिंग कहते हैं। IRS भारतीय दूर संवेदी उपग्रह, पहला जो इनसैट था वो भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह कहलाता है, तो ये भारतीय दूर संवेदी उपग्रह है। ये किस लिए होता है, इसका प्रयोग क्या है, मैंने बताया आपको कि प्राकृतिक संसाधनों के सर्वेक्षण के प्रयोग में इसका प्रयोग होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने बात की थी PSLV की। किसकी बात की हमने बेटा, उसके बाद हमने बात की PSLV के बारे में बात किया है ना। PSLV ये देखो, ये है PSLV। PSLV यानी कि PSLV और जो GSLV है, ये दोनों क्या है, ये प्रक्षेपण यान है, प्रक्षेपण यान है जो उपग्रहों को लेकर ऊपर जाते हैं। ठीक है, तो PSLV इन्हें हम ध्रुवीय प्रक्षेपण यान भी कहते हैं। PSLV को हम क्या कहते हैं, ध्रुवीय प्रक्षेपण यान, जिसमें कि किनको ले जाया जाता है, कौन से उपग्रह को ले जाया जाता है बेटा, इसमें भारतीय दूर संवेदी उपग्रह को प्रक्षेपित किया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने बात की थी किसकी, GSLV की। ये देखो, ये GSLV है हमारा, ये देख रहे हो आप लोग, ये GSLV है। ठीक है, तो ये है GSLV। GSLV जिसे हमने क्या कहा था, जो क्या है, हमने कहा था भूस्थैतिक उपग्रह प्रक्षेपण यान। क्या है GSLV, भूस्थैतिक उपग्रह प्रक्षेपण यान, है ना। और ये किन उपग्रहों को ऊपर लेकर जाता है, कौन से इनको प्रक्षेपण करता है, इनसैट परिवार के उपग्रहों को। ठीक है, और देखो बेटा, इसी में से इसका जो GSLV F1 है, उसने क्या किया था, वही था, ये देखो, ये उपग्रह यान इसने क्या किया था 2004 में, कौन से वर्ष में, 2004 में, जो हमारा शैक्षिक उपग्रह है ना, जो हमारा शैक्षिक उपग्रह है जिसे हम एड्यूसैट कहते हैं, क्या कहते हैं, जिसे एड्यूसैट कहते हैं, इसको लेकर गया। ठीक है, ये रहा एड्यूसैट, दिखाई पड़ा सबको। ओके बेटा, अब तो ये सब बातें थी जो हमने अभी तक की, है ना। तो अब क्या करेंगे हम लोग, तो ये बातें आपको समझ में आ गई सारे बच्चों को कि PSLV क्या है, GSLV क्या है, और हमने किसके बारे में बात की थी, इनसैट के बारे में बात की, और हमने ISR के बारे में भी बात की, है ना। तो ये बातें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। ओके बेटा, अब क्या है कि जो है, अब हम कुछ थोड़ी और जानकारी की बात आपको बता देते हैं। अब ये क्या जानकारी की बातें हैं भाई, मैम हमें एक्स्ट्रा क्या बताने वाली है अभी। देखो बेटा, ये जो अंतरिक्ष के क्षेत्र में है ना, बहुत सारे जो है महान व्यक्तियों ने इनमें बहुत ज्यादा योगदान दिया है। हमारे जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए कुछ महान लोगों ने अपना योगदान दिया है, और इन महान लोगों के बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति की। अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति के बारे में हम बात करेंगे आज। कि बेटा, वो है, कौन है वे, यूरी गैगरिन। यूरी गैगरिन, यूरी गैगरिन कौन है, हम बोलेंगे अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति। ठीक है, लेकिन ये भारतीय नहीं थे। ठीक है, ये भारतीय नहीं थे। अब देखो बेटा, दूसरे व्यक्ति के बारे में हम बात करते हैं, वे है राकेश शर्मा। राकेश शर्मा, आपने सुना है इनका नाम, राकेश शर्मा जी का नाम सुना है आपने। हाँ, राकेश शर्मा कौन है, ये अंतरिक्ष में जाने वाले, अंतरिक्ष में
जाने वाले प्रथम भारतीय हैं, है ना, प्रथम भारतीय, हमारे भारत के गौरव हैं, है ना। तो देखो बेटा, राकेश शर्मा जी जो है अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय। अगर आपसे पूछे कि सबसे पहले कौन गए थे, तो हम बोलेंगे कि यूरी गैगरिन गए थे। सबसे पहले भारतीय कौन है, तो आप बोलोगे राकेश शर्मा, ठीक है। सबसे पहले अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय अगर आपसे पूछे तो राकेश शर्मा जी का आप नाम लोगे। ओके। अब बेटा, अब आपने सुना होगा कल्पना चावला का नाम, सुना है ना, कल्पना चावला, जो अभी हमारे बीच में नहीं है ना, आपको पता है ये कोई भी हमारे बीच में अभी नहीं है। तो कल्पना चावला जी, जो क्या इनका जो यान था, वो उसका विस्फोटन हो गया था और इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। लेकिन हम इन्हें याद करते हैं, कैसे याद करते हैं, वे भारत की, ये कौन है, प्रथम भारतीय, भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री, ठीक है, महिला अंतरिक्ष यात्री है। ठीक है बच्चों। हाँ, तो यूरी गैगरिन जो है अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय हैं। कल्पना चावला प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री हैं, जो एक स्त्री है, जो पहली बार जो है एक स्त्री जो हमारे अंतरिक्ष में गई। और एक और यान की हम बात करते हैं, एक विमान की बात करते हैं, वो है लक्ष्य के बारे में, लक्ष्य, जिसका नाम है लक्ष्य। अब ये लक्ष्य क्या है, ये भारत का प्रथम चालक रहित विमान है, जिसमें किसी पायलट को पायलट की जरूरत नहीं होती, ठीक है, चालक रहित विमान है, ठीक है। ये क्या है, लक्ष्य क्या है, भारत का प्रथम चालक रहित विमान, क्या कौन सा है, लक्ष्य है। अब बेटा इन सब की फोटोज आप देखना चाहोगे ना। जी हाँ, ऐसा ही लिखा है मैंने, ये डॉट्स दिख नहीं रहे हैं ओके आपको, ओके, ठीक है, अच्छा, ठीक है, ओके। अब देखो बेटा, ये क्या है, यूरी, इन सभी के चित्रों के साथ भी हम आपको क्या करेंगे, दिखाएंगे, एक एक करके हम आपको अभी दिखा देते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। यस, तो हमने बात की थी सबसे पहले यूरी गैगरिन की, है ना। इसकी बात की हमने, किनकी बात की थी, यूरी गैगरिन की। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, उनका चित्र दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर। तो यूरी गैगरिन कौन थे, वे अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे, ठीक है, भूलना नहीं कोई भी बच्चे। और ये कौन है, ये है, यस, ये भारत के यानी कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा है, राकेश शर्मा, ठीक है। फिर ठीक है, अब हम दिखाएंगे आपको कल्पना चावला जी को। ये देखिए, ये देख रहे हो आप स्क्रीन पर, ये है कल्पना चावला। आप इनको आपने इनको देखा होगा चित्रों में सब, है ना। तो ये भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं, भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री हैं, ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे, लक्ष्य को देखेंगे। लक्ष्य क्या है बेटा, ये देखो लक्ष्य, ये क्या है, ये लक्ष्य जो है भारत का पहला या प्रथम चालक रहित विमान है, ठीक है, पहला चालक रहित
विमान है। आए समझ में बेटा? यस। सबने चित्र देख लिया, सबको समझ में आ गया ना? अब अगली बार जब प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप फटाफट से आंसर बताइएगा, ये सब चित्र आपके मन में होने चाहिए, ठीक है? ओके। तो ये तो थी, इसके बारे में हम बात कर रहे थे अंतरिक्ष के क्षेत्र में, ठीक है? अंतरिक्ष के क्षेत्र में, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो जो विकास हुए उसके बारे में आज हमने चर्चा किया। अब हम बात करेंगे रक्षा एवं प्रतिरक्षा के क्षेत्र में। देखो बेटा, किसी का माइक, किसी स्कूल का माइक ऑन है, आप कृपया अपने माइक को म्यूट कर दीजिएगा वरना डिस्टरबेंस होगा, ठीक है? क्लास में लेते समय दूसरों को भी परेशानी होगी, इसलिए कृपया आप अपने माइक को म्यूट करके ही रखिएगा। यस। अब हम बात करेंगे, तो हमारा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमने चर्चा कर ली। अब हम बात करेंगे रक्षा एवं प्रतिरक्षा प्रतिरक्षा के क्या क्या रक्षा एवं प्रतिरक्षा के क्षेत्र में। यस, गुड आफ्टरनून। ओके। रक्षा एवं प्रतिरक्षा के क्षेत्र में क्या क्या बदलाव आए, क्या क्या नए नए। बेटा, हमारा जो देश है ना, हमारा देश आपको पता है, कोई भी जैसे शत्रु हमें आक्रमण कर दे हमारे देश पर, तो हमारे देश का जो प्रतिरक्षा करने वाली जो सेनाएं होती है वो एकदम क्या होने चाहिए, मजबूत होने चाहिए, है ना? जैसे कि आर्मी हो, एयरफोर्स हो, सभी, है ना? आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इन सभी को मिलाकर ही हम लोग क्या कहते हैं, ये कौन से यूनिट है? रक्षा और प्रतिरक्षा के यूनिट है ना? तो राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में, राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में हमारे देश ने बहुत उन्नति की है। राष्ट्रीय सुरक्षा, ऐसे ही कोई हमें क्या नहीं कर सकता, हरा नहीं सकता, ऐसे ही कोई हम पर आक्रमण नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा देश जो है राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में बहुत उन्नति कर चुका है। ठीक है, हमारा देश जो है बहुत उन्नति कर चुका है रक्षा एवं प्रतिरक्षा, ये राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में। ओके। अब भारतीय रक्षा एवं प्रतिरक्षा नीति के अंतर्गत अनुसंधान एवं विकास के लिए रक्षा विज्ञान संगठन तथा कुछ अन्य तकनीकी विकास प्रतिष्ठानों को मिलाकर रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की का गठन हुआ। देखो बेटा, 1958 में, जैसे कि हमने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमने पढ़ा, इनकोस्पार का गठन हुआ था, आईएसआरओ का गठन हुआ था, जिससे कि बहुत विकास हुए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में। उसी प्रकार राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में भी एक ऐसा संगठन का गठन हुआ जिसको हम DRDO के नाम से जानते हैं। क्या है? DRDO। जो कौन से वर्ष में जिसका गठन हुआ था? 1958 में। 1958 में, यानी कि 1958 में DRDO का क्या हुआ था? गठन हुआ था। और ये DRDO का फुल फॉर्म क्या है बेटा? अगर आपसे कोई पूछे, अंग्रेजी में अगर आपसे पूछे, तो आप लिखोगे कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या है DRDO का फुल फॉर्म? क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अब हिंदी में कैसे लिखोगे इसको? हिंदी में हम लिखेंगे रक्षा रक्षा अनुसंधान रक्षा अनुसंधान एवं
विकास संगठन। ठीक है, डीआरडीओ, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हमारे देश ने जो संगठन बनाया, यानी कि कैसे बनाया, यानी कि कौन से वर्ष में बनाया गया, इसको 1958 में बनाया गया, जिसका नाम दिया गया डीआरडीओ। डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। ठीक है, इसका गठन हुआ इस वर्ष में। ये आप बेटा लिख कर रख लीजिए, एग्जाम में पूछने पर आप इसको आराम से लिख पाओगे और पढ़कर आइएगा। ठीक है, इसको अब रक्षा एवं प्रतिरक्षा के क्षेत्र में के उद्देश्य से बहुत सारे मिसाइलों का, बहुत सारे युद्धक टैंकों का, लक्ष्य भेदी विमानों का, इन सभी का जो है विकास हुआ हमारे देश में। अब हम उनको, उनके नाम जरा एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, अब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हमारे देश ने या डीआरडीओ ने सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल, पृथ्वी का नाम सुना है आपने? पृथ्वी मिसाइल का नाम सुना है बेटा किसी ने? पृथ्वी मिसाइल, पृथ्वी मिसाइल। ठीक है, ये पृथ्वी मिसाइल क्या है? क्या है ये? सतह से, सतह पर वार करने वाली मिसाइल है। ठीक है, सतह, सतह से सतह पर वार करने वाली मिसाइल, ये देखो पृथ्वी मिसाइल। ठीक है, फिर देखो बेटा, अत्याधुनिक प्रणालियों से युक्त एक युद्धक टैंक है जिसका नाम है अर्जुन। बच्चों ने सुना होगा इन सब का नाम, है ना? अर्जुन टैंक, ये क्या है? अर्जुन टैंक, ये अत्याधुनिक, जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अत्याधुनिक प्रणालियों से युक्त, यानी कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बना हुआ। ठीक है, अत्याधुनिक प्रणालियों से युक्त क्या है ये? युद्धक टैंक है, युद्ध के समय पर उपयोग किए जाने जाने वाला युद्धक टैंक है ये अर्जुन टैंक। यस, वेरी गुड, टैंक है मैम करके लिखा हुआ है, वेरी गुड। अर्जुन टैंक जो है ये बहुत मॉडर्न सिस्टम्स है इसके, और ये युद्ध के समय इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ओके। अब बेटा, अब क्या होगा? अब जो है विमानों के लिए फ्लाइट सिमुलेटर्स, चालक रहित लक्ष्य भेदी विमान। ठीक है, चार हमने जैसे कि अभी पढ़ा ना, एक लक्ष्य भेदी विमान के बारे, लक्ष्य के बारे में पढ़ा है ना। फिर बैकून बैरेज प्रणाली, ये सब जो है डीआरडीओ के प्रमुख नवीनतम उपलब्धियां हैं। क्या है? प्रमुख नवीनतम उपलब्धियां हैं। ठीक है, अब देखो, जब नवीनतम उपलब्धियों की बात अगर हम करें तो प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अंतर्गत जो है बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र, देखो और भी बहुत सारी चीजें हैं जो डीआरडीओ ने जिनका विकास किया है युद्ध के लिए। प्रक्षेपास्त्र, ओके, प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम। ठीक है, प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अंतर्गत जो है क्या क्या आते हैं? बैलिस्टिक, बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र, इन सभी के नाम जरा याद करके रखिएगा। ठीक है बेटा,
और देखिए मैं स्पीड में ऐसे लिखते समय कभी कभार जो है क्या हो जाता है कि छोटी मोटी स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाती है। इसमें क्या आप ना आप कमेंट करके मुझे बता रहे हो, उसके लिए धन्यवाद। ठीक है, कभी कभी ऐसे क्या हो जाता है, हम लोग जल्दी जल्दी से लिखते हैं तो जो है छोटी छोटी मिस्टेक्स आ जाती हैं। तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है, ताकि मैं उसको ठीक कर पाऊँ। अभी मुझे एक दो कमेंट्स आए हैं, उसके लिए शुक्रिया, धन्यवाद। देखो बेटा, बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र, आकाश मिसाइल, आकाश मिसाइल, आकाश मिसाइल, ब्रह्मोस, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल। ठीक है, ये सभी जो है प्रक्षेपण के यानी कि मिसाइल प्रक्षेपण कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं। ये सभी जो है डीआरडीओ ने विकसित किए हैं, यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में जो जो उन्नति की उसके अंतर्गत प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम के अंदर बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र, आकाश मिसाइल, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल आदि को जो है क्या किया गया, इन सभी का विकास किया गया। ठीक है, अब बेटा जल अभियान, ये तो हम लोग हो गए, हम लोगों ने मिसाइलों की बात कर दी है ना। अब जल अभियान के बारे, अगर नेवी की हम बात करें, नेवी की बात करें, यानी कि जल अभियानों के अंतर्गत ये जो संचालन के लिए होते हैं ना, समुद्री बेड़े और सामरिक मिसाइल तथा आकाशीय प्रक्षेपास्त्रों का भी विकास हुआ है। ठीक है, क्या हुआ है, समुद्री बेड़े, बड़े बड़े समुद्री बेड़ों का भी क्या हुआ है, विकास डीआरडीओ ने किया है। जल अभियानों के संचालन के लिए जल अभियानों के संचालन के लिए समुद्री बेड़े, ऐसा ना हो जाए कि हम लोग आकाश की तरफ से आकाश में युद्ध लड़ते रहे, स्थल से स्थल तक मिसाइलें चलाते रहे, है ना, और क्या हो समुद्र से कोई हमें अटैक कर ले। तो उसके लिए भी क्या किया है डीआरडीओ ने, यो जो समुद्री जल अभियान है उसके अंतर्गत भी बहुत सारे समुद्री बेड़े और सामरिक मिसाइल, मिसाइल तथा आकाशीय प्रक्षेपास्त्र, आकाशीय प्रक्षेपास्त्रों का भी क्या किया है, विकास किया है। ठीक है, ठीक है बेटा। अब देखो, अब मैं एक व्यक्ति की फोटो में आपको दिखाने वाली हूँ, आप मुझे बताइएगा जरा कमेंट बॉक्स पे ये कौन से व्यक्ति हैं, कौन है। ठीक है, ओके, अब मुझे बताइएगा कि ये कौन से व्यक्ति है। मैं देखती हूँ कौन कौन कमेंट बॉक्स पे मुझे बता सकता है कि ये कौन से व्यक्ति हैं और ये इनकी विशेषता क्या है। बताइए, जल्दी से बताइए, कमेंट बॉक्स पे चैट कीजिए, आप बताइए मुझे कौन है। या देख रहे हो ना, दिखाई दे रहा है सभी को, स्क्रीन पे सब देख पा रहे हो बच्चों? बताइए मुझे, ये देखकर जरा बताइए कि ये कौन है और इनकी विशेषता क्या है। किसी का भी कमेंट नहीं आया है।
आप नहीं जानते इस व्यक्ति को? कोई नहीं जानता? ओके ठीक है, मैं ही बता देती हूँ आपको। बता दूं मैं कि कोई मुझे आंसर करेगा? यस, यस, ओके। तो ये है हमारे, कौन है ये डॉक्टर, ये हमारे पूर्व राष्ट्रपति हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं। ये कौन है? हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं। अब ये इन्होंने, ये भी डीआरडीओ में वर्क करते थे, राष्ट्रपति भी बन चुके हैं, हमारे बहुत अच्छे साइंटिस्ट, महान साइंटिस्ट भी थे ये, है ना? इनके बारे में आपने सुना होगा। तो इन्होंने जो है 1998 में, ठीक है, 90 यानी कि 1900 क्या बोलते हैं, 58 में, है ना? उन्होंने क्या किया था, पोखरण में द्वितीय परमाणु परीक्षण में एक निर्णायक भूमिका निभाई थी। ठीक है, पोखरान में इन्होंने क्या किया था, परमाणु परीक्षण हुआ था वहां पर इन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। ये बहुत अच्छे साइंटिस्ट भी थे, है ना? और इन्हें बैलिस्टिक मिसाइल और प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी के विकास के लिए, इन कार्यों के लिए इन्हें बहुत महान कार्य किए थे, इसीलिए इनको भारत के मिसाइल मैन भी कहे जाते हैं। इसीलिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को हम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया या भारत के मिसाइल मैन के रूप में ये जाने जाते हैं। आया समझ में बच्चों को? क्लियर है? तो ये हमने पढ़ा अभी क्या, डीआरडीओ के क्षेत्र में, यानी कि जो हमारे जो भारत के रक्षा एवं प्रतिरक्षा के क्षेत्र में हमने क्या क्या उन्नतियां की थी, क्या किया है, और हम लोग आगे भी बहुत कुछ करने वाले हैं, है ना? जिसमें हमने पढ़ा कि डीआरडीओ का गठन हुआ, जिसे हम डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। हिंदी में हम उसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन कहते हैं, जो 1958 में जिसकी शुरुआत हुई थी या जिसका गठन हुआ था, है ना? फिर हमने इसमें पढ़ा कि इसमें बहुत सारे मिसाइलों का, युद्धक टैंकों का, या जो है अत्याधुनिक प्रणालियों से युक्त जो बहुत सारे मिसाइलें, युद्धक टैंके, फ्लाइट सिमुलेटर्स, चालक रहित विमान, लक्ष्य भेदी विमान, बैकून बैरेज प्रणाली, ये सभी जो है क्या है, ये सभी डीआरडीओ के प्रमुख नवीनतम उपलब्धियां हैं, है ना बच्चों? फिर हमने पढ़ा क्या, प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र, आकाश मिसाइल, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल आदि, ये सभी इस किस में आते हैं, ये सभी डीआरडीओ के कार्यक्रम में आते हैं। फिर जल अभियानों के बारे में हमने चर्चा की। जल अभियानों के संचालन के लिए समुद्री बेड़े, ठीक है, और सामरिक मिसाइल तथा आकाशीय प्रक्षेपास्त्रों के विकास के लिए भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई। फिर हमने बात की, किसकी बात की हमने? यस, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, है ना? चित्र दिखाया आपको, हमने बताया आपको, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ही वाज द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना? एंड ऑल्सो ही इज अ वेल नोन साइंटिस्ट, बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट है। डीआरडीओ में उन्होंने बहुत कार्य किए थे, है ना? और इन्होंने कौन से वर्ष में, 1998 में क्या किया था, इन्होंने पोखरण में क्या किया था इन्होंने, द्वितीय परमाणु परीक्षण, ठीक है, द्वितीय परमाणु परीक्षण में बहुत बड़ी, नहीं बेटा आज इंग्लिश का क्लास नहीं चलेगा, अभी मैं अभी क्लास यहाँ पर स्टॉप कर दूंगी, ठीक है? क्या बोलते हैं, आज सिर्फ विज्ञान का क्लास ही होगा आपको, ओके? तो हम लोग डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बात की। 1998 में इन्होंने क्या किया था, पोखरण में द्वितीय परमाणु परीक्षण में एक निर्णायक भूमिका निभाई थी, ठीक है? तो इसीलिए इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई है सबको? तो अब हम क्या करेंगे बेटा, सैटरडे को, शनिवार को जब आप आओगे, जो अब तक मैंने पढ़ाया है ना, ये सभी बच्चे पढ़कर आएंगे। कोई डाउट है आपको तो आप उसको
वो भी लिख कर आइएगा, मुझसे पूछ सकते हो आपको। तो आज की क्लास सबको समझ में आ गई है ना? कोई डाउट है किसी को तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हो। तो आज हम क्या करते हैं, यहीं पर हम अपनी क्लास को वाइंड अप करेंगे। अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे। यस, ओके, थैंक यू फॉर योर रिप्लेस, थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स। आप जब रिस्पॉन्स करते हो तो मुझे अच्छा लगता है, वरना ऐसा लगता है ना कि हम एक ही तरफ से बोले जा रहे हैं बोले जा रहे हैं, आप कुछ नहीं बोल रहे हो। ठीक है, ठीक है, ओके। तो इसी के साथ अपनी क्लास समाप्त करते हैं। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, भारत, धन्यवाद। थैंक यू।